और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। अगर आप घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, कोहरा है, धुंध है, तो सावधान हो जाइए। अंधाधुंध ले रहा है जान। सबसे पहले देखिए मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक 50 गाड़ियां टकरा गई। एक के पीछे एक 50 गाड़ियों की भिड़ंत हो गई, इस कदर कोहरा था। मुंबई एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए एक के पीछे एक गाड़ियां टकराती गई, इस कदर धुंध थी और एक एक करके एक के पीछे एक, एक दो नहीं 50 गाड़ियां टकरा गई। और इसी तरह का हादसा देखिए नू में हुआ। नू में भी एक के पीछे एक दर्जनों गाड़ियां टकरा गई। कम से कम 50-100 गाड़ी दो ट्रक आपस में बड़ा ट्राला आप देख रहे हैं टकराया है। और इतना ही नहीं, बुलंदशहर की अगली तस्वीर देखिए। कोहरे की वजह से ये गाड़ियां एक के पीछे एक टकरा गई। इतना धुंध है, विजिबिलिटी जीरो होती है, हाईवे पर कुछ नहीं दिखता है। देखिए यहां से वहां तक नजर जाएगी, एक के पीछे एक दर्जनों गाड़ियां आपस में भिड़ चुकी हैं। और देखिए किस तरह से गाड़ियां भिड़ रही हैं। ठीक इस तरह से एक टकराती है, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, पीछे से दूसरी। हालत ये होती है जब आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता, खास तौर पर एक्सप्रेसवे पर, तो ये स्थिति पैदा हो जाती है। और ऐसा ही हुआ मथुरा में नोएडा एक्सप्रेसवे पर। तस्वीर देखिए जरा, जब बसें टकराई और धू धू कर जल उठी बसें। 3 तो पीछे एक उधर है, 4 पैसेंजर निकल गए। देखो किधर। अरे इसमें कोई है तो आजा कर। अरे कोई है नहीं क्या इसमें? आगे भी है, आगे बच जाए यार, बाकी तो नुकसान। टायर वायर फटे लगे नहीं, फट गया टायर तो फटे थे अभी। आगे वाली ये जो आप देख ये आप देख रहे हैं, इन बसों में जिंदा लोग मौजूद थे जिनकी जलकर मौत हो गई। इनमें कई बसें रोडवेज की थीं जो पूरी तरह से जल गईं। 4 बसें, 4 1 2 3 तो पीछे एक उधर है, 4 पैसेंजर निकल गए। देखो किधर। अरे इसमें कोई है तो आजा कर। अरे कोई है नहीं क्या इसमें? आगे भी है, आगे बच जाए यार, बाकी तो नुकसान। टायर वायर फटे लगे नहीं, फट गया टायर तो फटे थे अभी। जिंदे आदमी चल रहे हैं भाई, जिंदे। हाँ और देखिए जरा किस तरह से बस में आग लगी। ये आप देख रहे हैं एआई वीडियो है। एक के पीछे एक कई बसें भिड़ी हैं जिसके बाद आग लगी।
देखिए जरा, जलने के बाद बस का हाल क्या था। पूरी तरह से बस जलकर खाक हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है। बाहर की स्थिति देखिए और अंदर का हाल देखिए। देखिए जरा, जो लोग इन गाड़ियों में थे उनका हाल देखिए। ये आप देख रहे हैं उनके शव जलकर खाक होने के बाद शव को पॉलीथीन में रखना पड़ा है। काले पॉली बैग में ये शव हैं लोगों के। इसलिए अगर हाईवे पर जा रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतें, सोच समझ कर निकलें, जरूरी हो तभी जाएं। कोशिश करें 10 से 6 बजे के दरमियान ही हाईवे पर रहें, ना उससे पहले ना उसके बाद। कोहरे के कहर की ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। जिसने भी ये देखा या सुना उसकी रूह कांप उठी। सोचिए इस तरह की धुंध और कोहरे से जिसका सामना हो रहा होगा उसकी क्या हालत होगी। आधे हिंदुस्तान पर ठंड और कोहरे का ऐसा ही अटैक हुआ है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तो कोहरा जानलेवा साबित हो रहा है। राजधानी के पास धुंध ने ऐसा कहर ढाया कि दर्जनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। तो मथुरा के पास कोहरे की वजह से साल का सबसे दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक साथ 8 बस और 3 कारों की ऐसी टक्कर हुई कि 13 लोग जिंदा जल गए। कोहरे के कहर के बीच मौसम विभाग का ये अलर्ट डरा रहा है कि अगले 4-5 दिनों तक उत्तर भारत में मौसम ऐसा ही सितम ढाएगा। अब देखिए जरा कैसे हुआ यह हादसा। बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। यमुना एक्सप्रेस वे पर 8 बसें 3 कारें आपस में टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और कार में फौरन आग लग गई। चश्मदीदों ने बताया कि अचानक बम फटने जैसा धमाका हुआ है। लोग जान बचाने के लिए बसों के शीशे तोड़कर कूदने लगे। जब तक एम्बुलेंस आती, राहत और बचाव का काम शुरू हो पाता, तब तक 13 लोगों की जान चली गई। 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे में मारे गए लोगों की संख्या और बढ़ सकती है। जो हालात है, क्योंकि बस और कार में जले और कटे हुए मानव अंग भी मिले। 17 पॉलीथीन बैग में इन्हें भरकर डीएनए के लिए ले जाया गया है। हादसा तब हुआ जब सुबह 4 बजे कई बस कार आगरा से नोएडा आ रही थी। हाईवे पर मथुरा के पास विजिबिलिटी यानी आगे कुछ नहीं दिख रहा था, 50 मीटर से भी कम थी। यानी सड़क पर 50 मीटर आगे क्या है कुछ नहीं दिख रहा था और गाड़ी की रफ्तार ज्यादा होती। तभी अचानक एक बस को पीछे से दूसरी बस ने टक्कर मारी। कुछ ही सेकंड में एक के बाद एक कई बस और कार टकराती चली गई। कोहरे में हादसे की वजह से हाईवे पर 3 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। कुछ इस तरह से जिसने भी कोहरे की वजह से हुए हादसे की खबर सुनी वो सहम उठा है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया है और मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। सुनिए जरा उस वक्त मौके पर जो लोग मौजूद थे, चश्मदीद और पुलिस क्या कह रही। बहुत घना कोहरा और रास्ते में अंधेरा बहुत छाया हुआ था, दिखाई नहीं दिया। गाड़ी जोर से आवाज की, हम लोग सब हकबका गए। गेट खोलकर जैसे निकले, पीछे से धाड़ सब बसें सब लड़ रही थी जोर जोर। कोहरा बहुत था, बस एकदम पीछे से कोई भिड़ी है, एकदम पूरा उसमें धुआं हो गया है। फिर बड़ी मुश्किल जान बचा के ऊपर कूदे जा रही थी एक दूसरे के, बस एकदम भागने को तैयार बाहर। मैं जब होश आया तो मैं बाहर साइड में बिल्कुल अकेले पड़ा हुआ। चंडीगढ़ जा रहे थे, सोए हुए थे, तब तक बस आगे लड़ गई। 4-5 बसों में आग लग गई। किसी तरह शीशे तोड़ के हम लोग बाहर निकले। सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब विजिबिलिटी लो होने के कारण इसके चलते लगभग 7 बसेस और 3 छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस एक्सीडेंट के दौरान उनमें जो गाड़ियां थी उनमें आग लग गई। अब आइए आपको दिखाऊं मजबूत से मजबूत गाड़ी जिसे आप लोहा लाट समझते हैं, वो भी जब भिड़ती है तो उसकी स्थिति देखिए। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, ये फॉर्च्यूनर है। बहुत मजबूत गाड़ी मानी जाती है, लेकिन हाईवे पर तेज रफ्तार में थी। इसका हाल देखिए क्या हुआ। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये फॉर्च्यूनर गाड़ी आगे से पूरी खत्म हो चुकी है। सोचिए इसमें जो लोग बैठे थे उनका हाल क्या हुआ होगा। ये फॉर्च्यूनर आगे का हिस्सा आप देख रहे हैं,
राइट साइड पूरा गायब हो गया। ये लेफ्ट साइड का हिस्सा देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पूरा बचा है, ये पीछे का हिस्सा है। ये फॉर्च्यूनर गाड़ी का हाल एक्सीडेंट के बाद हुआ है। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, अब इसका ये हिस्सा है, ये जो आगे का हिस्सा है पूरा दब कर पीछे आ गया है, जो आप देख रहे हैं। अब देखिए सर्दी का आलम क्या है और धुंध की स्थिति क्या है। आपके लिए तस्वीर दो है। आगरा की हालत देखिए, ताजमहल देख रहे हैं, एक तरफ पूरा आपको नजर आ रहा है, धुंध के बाद दूसरी स्थिति आप देख रहे हैं। ये है विजिबिलिटी, दृश्यता की स्थिति, ये दिखाई दे रहा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं धुंध से पहले का ताजमहल और धुंध के बाद का ताजमहल। दिल्ली का हाल देखिए, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। यह दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है, सामान्य वक्त में सामान्य मौसम में साफ दिखाई देता है। दूसरी तस्वीर आप अक्षरधाम की देख रहे हैं धुंध में। तस्वीर देखिए जरा, दिल्ली का इंडिया गेट। इंडिया गेट में अभी स्थिति आप देख रहे हैं, इससे ज्यादा धुंध है। और अगर आप कोहरे में गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाने वाले सावधान, क्योंकि मैं आपको बताऊं अभी जो हालत है, इस हालत में गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। इसलिए कौन सी सावधानियां बरतनी है मैं आपको बताता हूं। अगर गाड़ी चला रहे हैं और हाईवे पर चला रहे हैं, कोहरे में गाड़ी को पहले तो रफ्तार कम रखें, धीमी चलाएं। और धुंध में कई बार विजिबिलिटी जीरो होती, आगे कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसे में स्पीड कम होगी तो अभी गाड़ी पर कंट्रोल होगा। रफ्तार बढ़ी, दुर्घटना घटी। कम रफ्तार के साथ दूसरी गाड़ी से फासला बनाए रखें और कोहरे के दौरान ओवरटेकिंग से बचें, आगे मत निकालें। डिफॉगर का इस्तेमाल करें। ठंड में अक्सर गाड़ी के शीशे बंद रहते हैं, जिससे होता क्या है, बाहर और अंदर का तापमान अलग अलग होता है। कार की विंडशील्ड यानी शीशे पर धुंध जमने लगती है और इससे बचने के लिए कार का डिफॉगर हमेशा चालू रखें। कार का एसी चला सकते हैं, हवा विंडशील्ड की ओर मोड़ दें। एसी की सूखी हवा धुंध को जल्दी से हटा देती है। सिग्नल और लाइन का सहारा लें, जैसे आप देख रहे हैं ये दोनों कॉर्नर पर पीली पट्टी आपको नजर आ रही है, बीच में सफेद पट्टी है। सड़क पर सफेद और पीली लाइनों का सहारा लें। इन संकेतों से गाड़ी सही दिशा में चलती रहती है और सड़क से भटकने का खतरा कम हो जाता है। अगला है लो बीम और पार्किंग लाइट ऑन रखें। कोहरे में हाई बीम पर हेडलाइट का उपयोग ना करें। हाई बीम से लाइट फैलती है, सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। इससे हादसे की आशंका और बढ़ जाती है। इसलिए कोहरे में लो बीम, नीचे की लाइट रखें, तब गाड़ी चलाएं। और बहुत घने कोहरे पर पार्किंग लाइट भी चला कर रखें। घना कोहरा हो तो रुक जाएं, यह भी विकल्प है। जब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है तब खतरा मोल न लें, कोई एडवेंचर ना करें। गाड़ी सड़क के किनारे, सड़क से बाहर सुरक्षित जगह पर पार्क करें। हेडलाइट्स ऑफ करें, लेकिन पार्किंग लाइट तब भी ऑन रखें क्योंकि पीछे से दूसरी गाड़ी भी आ रही। अब सुनिए, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। 100 से 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर दी गई है और विजिबिलिटी तब भी बहुत ज्यादा डाउन है और आप 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को फॉलो नहीं कर सकते, तो ये जरूरी नहीं कि आप उसी को चलाएं। आपको विजिबिलिटी के हिसाब से स्पीड डाउन करनी है और ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वेरिएबल स्पीड लिमिट्स को टाइम टू टाइम अनाउंस करें, जिस तरीके से फॉग बढ़ रहा हो, ताकि वो एनफोर्स भी की जा सके। उसके साथ साथ सडन ब्रेकिंग और ओवरटेकिंग, इन दोनों चीजों को अवॉइड करना चाहिए। फॉग लाइट का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए और साथ ही साथ आप ये भी देखें कि आप अपनी लेन में गाड़ी चलाएं, मार्किंग्स फॉलो करें। अब देखिए जरा आपके राज्य में ठंड और कोहरे से क्या स्थिति है, क्या हालात है। सबसे पहले देखिए जरा नोएडा की सिचुएशन में आपको बताऊं। नोएडा की तस्वीर देखिए जरा। लोगों ने अपने हाई राइज बिल्डिंग की तस्वीरें साझा की हैं। गगनचुंबी इमारतें हैं, नीचे देखिए कुछ नहीं दिख रहा है। सुबह उठने के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का आलम भी चरम स्तर पर है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इसलिए आम आदमी पार्टी देखिए, सौरभ भारद्वाज आज थाली बजा रहे थे, प्रदूषण भगा रहे थे। ये प्रदूषण
सौरभ भारद्वाज प्रदूषण भगाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है और गाड़ी में बिठाया है। अब देखिए जरा अलग अलग राज्यों में हालात क्या हैं। दिल्ली की बात करेंगे सबसे पहले। घने कोहरे ने रेल और हवाई सफर यहां बिगाड़ दिया है। 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं दिल्ली में, साथ ही 90 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली का AQI 500 के पार पहुंच चुका है। प्रदूषण पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा ने माफी मांगी है। कहा आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने दिल्ली का यह गंभीर बीमारी दिल्ली को दी है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हम कड़े फैसले ले रहे हैं। बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को तेल नहीं मिलेगा दिल्ली में। BS6 मानक से नीचे की गाड़ियों की एंट्री दिल्ली में बैन है। निर्माण सामग्री के साथ पकड़ा गया ट्रक जब्त कर लिया जाएगा। यूपी देखिए जरा। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में कोहरे और ठंड का अलर्ट है। कानपुर और बलिया में पारा 6 डिग्री तक पहुंच गया। यूपी से गुजरने वाली 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट हैं। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद में भारी प्रदूषण है और 5वीं तक की परीक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं। ग्रेटर नोएडा तो पूरे देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। प्रदूषण रोकने के लिए योगी ने 7 विभागों को लगाया है। हरियाणा देखिए, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत 5 जिलों की हवा बेहद खराब है और बाकी हिस्से में ठंड और कोहरे का डबल अटैक है। अगले हफ्ते से हरियाणा में तापमान और गिरने वाला है, लेकिन उससे पहले आधे राज्य में कोहरे की मार रहेगी। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं पहले से कम हुई हैं, लेकिन प्रदूषण के स्तर में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। पंजाब के ज्यादातर इलाकों की हवा इतनी खराब है कि प्रदूषण के चलते औसत उम्र 2 साल तक घट गई है। तो चंडीगढ़, अमृतसर में धुंध का येलो अलर्ट भी है। सुनिए जरा, दिल्ली में जो प्रदूषण के हालात हैं उस पर दिल्ली के मंत्री माफी मांग रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी। हर महीने हम बेहतर देने में कामयाब हुए। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं। 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का AQI कम करा है और इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो ही दिल्ली को साफ हवा देनी संभव है। ये 12-10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियां, 11 साल की और 15 साल की कांग्रेस की बीमारी जो है, जो अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मास्क लगाकर कहने की बातें कर रहे हैं। मैं राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, कहां थे आपके मास्क पिछले साल? पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था दिल्ली के अंदर। जो दिल्ली के बाहर के व्हीकल आते हैं, BS6 से कम के कोई भी व्हीकल्स जो होंगे दिल्ली के अंदर, ध्यान से फिर से सुन लें, BS6 से कोई भी, पहले ट्रक तो बैन है, लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स भी अगले ऑर्डर तक दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बाहर से आने वाला व्हीकल BS6 से कम नहीं होना चाहिए। अगर BS6 से कम कोई भी व्हीकल होगा तो कल के दिन की छूट है, परसों से वो सारे व्हीकल्स को भी दिल्ली में सीज किया जाएगा। जनता की आवाज से भारतीय जनता पार्टी जाग रही है, ना मीडिया की आवाज से जाग रही है। इसलिए आज हम थाली बजा के रेखा गुप्ता जी और उनकी सरकार को जगाने के लिए आए थे और आशा है हमें अब वो कुछ काम करेंगी, फर्जीवाड़ा बंद करेंगी। AQI की मॉनिटरिंग स्टेशन पर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसको बंद करेंगी, AQI के ऊपर काम करेंगी और AQI क्या है ये सीखेंगी। ये हम इसलिए लाए हैं क्योंकि रेखा गुप्ता जी जो है सो रही हैं। और आइए, एक तरफ प्रदूषण जानलेवा है, दूसरी तरफ सियासत उस पर हावी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, आतंकी का हैदराबाद कनेक्शन। आपको याद होगा सिडनी में जो एक के बाद एक गोली चलाई यहूदियों पर और 16 की जान ले ली। ये जो गोली चलाने वाले बाप बेटा हैं, इनका कनेक्शन सुनेंगे तो हिल जाएंगे। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 10 मिनट तक यहूदियों का नरसंहार करने वाले ये दोनों पिता पुत्र का कनेक्शन हैदराबाद से है। हैदराबाद में पिता का जन्म हुआ और हैदराबाद से ताल्लुक रखता है
जो साजिद अकरम है, उसका बेटा नवीद अकरम, जिसकी पैदाइश सिडनी की है। अगली तस्वीर देखिए जरा, बाकायदा प्रेस नोट जारी किया है तेलंगाना ने, और इसमें जिक्र है कि इसका कनेक्शन हैदराबाद से है, जिस आतंकी ने ऑस्ट्रेलिया में गोली चलाई है। अब आपको बताऊं, इस जानकारी के साथ यह भी पता चला कि ये ऐसे फिलीपींस गए थे। सिडनी के बीच पर यहूदियों पर जो आतंकी हमला हुआ है, उस हमले के तार हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। आतंकी पिता पुत्र साजिद और नवीद मूल रूप से हैदराबाद से थे। तेलंगाना पुलिस ने आतंकियों के हैदराबाद कनेक्शन की पुष्टि की और यह भी कहा है कि भारत छोड़ने के बाद ये आईसिस के संपर्क में आए, यानी भारत से जाने के बाद इन्होंने आतंक का रास्ता अपनाया। दरअसल नवीद के पिता साजिद हैदराबाद में पले बढ़े, हैदराबाद से बीकॉम किया और नौकरी की तलाश में देश छोड़ा। 1998 में साजिद स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया चला गया, वहीं यूरोपीय मूल की महिला से शादी की और वहीं बस गया। हैदराबाद में उसके परिवार ने तभी साजिद से नाता तोड़ लिया था, लेकिन फिर भी साजिद बीच बीच में भारत आ रहा था। साजिद 6 बार भारत आया, आखिरी बार ये 2022 में भारत आया है। आतंकी साजिद के पास भारत का पासपोर्ट था, भारतीय पासपोर्ट पर ही वो बेटे के साथ फिलीपींस गया था। हमले से पहले करीब 1 महीने तक दोनों फिलीपींस में रहे थे। फिलीपींस के इमिग्रेशन अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है, क्या ये मिलिट्री स्टाइल हमले की ट्रेनिंग लेने फिलीपींस गए थे? अब इसकी तफ्तीश हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है और तेलंगाना पुलिस हैदराबाद में इसके परिवार से पूछताछ कर रही है। देखिए जरा, ये जो मौलाना जिन्हें आप देख रहे हैं, इनके बयान सुनिए। इनके बयानों में बिल्कुल शराफत नहीं है। क्या कह रहे हैं देखिए। पहला मौलाना ये है, इस्लामिक स्कॉलर है, नाम है इस्माइल। इस्माइल कह रहा है इस्लामिक देश बनाने का एक लौता रास्ता है जिहाद। सोचिए, ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बैठकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। जो जिहाद करेगा उसे जन्नत नसीब होगी। अल्लाह के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। हमास से जुड़े लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार मुझे भले ही डिपोर्ट कर दे, लेकिन मैं जिहाद का संदेश देता रहूंगा। ये देख रहे हैं अबू उसैयद, इस्लामिक स्कॉलर है। ये कह रहा है जिहाद हमारे मजहब का अटूट हिस्सा है। अल्लाह उन्हीं लोगों को ज्यादा पसंद करता है जो काफिरों को मारने का काम करते हैं। जो खाली बैठे रहते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये मौलाना अब्दुल सलाम जऊद है। ये कह रहे हैं काफिरों के खिलाफ जिहाद ही एक जरिया है। फिलिस्तीन तभी वापस मिलेगा जब जिहाद होगा। शांति और समझौते से दुनिया नहीं मानेगी। पैगंबर मोहम्मद की तरह दुनिया को जीतना होगा। सभी लोग जागो और जिहाद का काम करो। यह है डालिया अयूब, इस्लामिक स्कॉलर है। पृथ्वी पर सिर्फ शरिया और कुरान होना चाहिए। लोकतंत्र जैसी व्यवस्था इस्लाम की दुश्मन है। जिहाद के लिए किसी भी की इजाजत नहीं है। यह है कमल अबू मरियम, इस्लामिक स्कॉलर हैं और यह कह रहे हैं मैं तो यही चाहता हूं कि अल्लाह एक एक कर सभी यहूदियों को खत्म कर दे। पृथ्वी पर एक यहूदी जिंदा नहीं बचना चाहिए। इस्माइल अलवाह, इस्लामिक स्कॉलर हैं। यह कह रहे हैं यहूदी और उनकी परंपरा कैंसर की तरह है। बहुत जरूरी है कि आप उनसे छुटकारा पाएं। सोचिए, जब ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के मौलाना ऐसी तकरीरें कर रहे थे, तो वहां साजिद अकरम और नवीद अकरम जैसे लोग ही जन्म लेते हैं। सुनिए जरा, अब सोचिए जरा, ये जो मौलाना बोल रहे हैं, ऐसे ही शब्द कुछ दिन पहले भारत में भी एक मौलाना ने कहा, उस पर भी विवाद हुआ था। मौलाना महमूद मदनी ने कहा जिहाद के नाम पर मुसलमानों की तौहीन की जा रही है। उन्होंने कहा जबकि इस्लाम में जिहाद मुसलमानों के लिए एक पवित्र कर्तव्य है और मैं कहता हूं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। और ताज्जुब यह है कि सिडनी में हमला हुआ, मौलाना महमूद मदनी ने अब तक कुछ नहीं बोला। उन्हें सामने आकर बोलना चाहिए और जो हुआ है इसकी आलोचना, निंदा, घृणा और नफरत करने की बात बोलनी चाहिए। सुनिए जरा, भारतीय मौलानाओं से हमने सवाल पूछा, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जो फसादी हैं, फसाद फैलाने वाले हैं, शिद्दत पसंद हैं या दहशतगर्द हैं, उस तरह का नाम लिया और उसको इस्लाम से जोड़ने की कोशिश करी, जबकि इस्लाम के अंदर ऐसी किसी भी तरह की कोई इजाजत नहीं है कि जिससे किसी पर जुल्म हो। लोगों को, बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे थे। उस बंदे ने, जिसका नाम अहमद अल अहमद है, उसने अपनी जान पे खेल करके उन आतंकवादियों से हथियार छीन करके ये साबित किया कि हाँ, असल जिहाद ये है कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना, जुल्म करने से रोकना, ये जिहाद है। आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।
आतंकवादी दुनिया के किसी भी कोने में हैं उनको ख़त्म करना चाहिए और अमन शांति का माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अमन शांति का माहौल नहीं बनाएंगे, दुनिया के जो निज़ाम हैं वो कैसे चलेंगे। अब देखिए जरा, इसके अलावा अरशद मदनी भिड़ गए हेमंता बिस्वा शर्मा से, असम के सीएम से। असम के सीएम पर हमला किया उन्होंने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, असम के सीएम जो एक्शन ले रहे हैं, उनके बुलडोजर एक्शन पर, उनके मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। देखिए जरा अरशद मदनी क्या कह रहे हैं और हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं। अरशद मदनी कह रहे हैं असम के सीएम का किरदार बदबूदार किरदार है, उनका मुसलमानों को दफन करने का किरदार है। सिर्फ मुसलमान की मुखालफत से खाना हजम नहीं होता। कहते हैं असम में मुसलमानों को चैन की सांस नहीं लेने देंगे। मदरसों पर अवैध बुलडोजर चलवा रहे हैं। 1.5 करोड़ मुस्लिम बच्चों को भगाना चाहते हैं। हम इसे कयामत तक माफ नहीं करेंगे और न बर्दाश्त। हेमंता जब कांग्रेस में थे तो सोनिया को मैंने कहा था इसे टिकट मत देना, आरएसएस की मानसिकता का है। अब इस पर हेमंता ने जवाब दिया, मदनी के बयान कांग्रेस राज की देन है, ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। घुसपैठियों की बेदखली सरकार का एजेंडा है। मदनी कौन है? मदनी भगवान है क्या? मदनी की बहादुरी कांग्रेस के आगे चलेगी, बीजेपी के आगे मदनी की बहादुरी नहीं चलेगी। मदनी बहुत ज्यादा करते हैं तो मैं गिरफ्तार कर लूंगा। मदनी सीएम नहीं है, मैं सीएम हूं, मैं मदनी से नहीं डरता। कांग्रेस में मौलवी तय करते हैं कि किसे टिकट मिलेगा। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अरशद मदनी को सुनिए और हेमंता बिस्वा शर्मा को। आम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है। वो ये कहता है कि आसाम के सिवा आसाम के अंदर मर्दमशुमारी 71 नहीं, जैसे सारे हिंदुस्तान में 51 है, इसी तरह आसाम के अंदर भी 51 है। आप समझते हैं इसका असर? आज इसका असर यह होगा कि अगर 71 टूट जाए और 51 पर आ जाए तो आसाम के अंदर 1.5 करोड़ बच्चे और बड़े सब हिंदुस्तान से बाहर हो जाए। कहाँ जाएंगे? ना मादानी कौन है? मादानी की भगवान निके तो मादानीर बाहादुरी कांग्रेस থাকিলে চলে, বিজেপি থাকিলে মাদানী ফাদানীৰ একো বাহাদুৰি নাই। তেখেতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দাবী উত্থাপন কৰিছে, বেছি কৰিলে মই মাদানীক ভৰাই দিম। তেওঁ স্যার তিনি গগৈৰ লগত ফৰ্ম মিলাই কৈছে মাদানীক বেছি কৰিলে ময়ে ভৰাই দিম। सीएम মইহে, सीएम মাদানী নহয় নহয়, মই মাদানী ফাদানী। आइए अब मैं आपको बताऊं, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप सुन रहे थे अरशद मदनी और हेमंता बिस्वा शर्मा को। आज की एक और तस्वीर है, राम जी पर संसद में घमासान। उससे पहले मैं आपको मैक्सिको की संसद लिए चलता हूं। मैक्सिको की संसद में जो घमासान हो रहा है वो देखिए, एक दूसरे के बाल खींच खींच कर लड़ाई और मार हो रही है। Compañeras y compañeros, por favor, les pido por favor. देख रहे सांसदों ने एक दूसरे के बाल पकड़ लिए। एक मुद्दे पर इतनी गर्मा गर्म भिड़ंत हो गई कि मारपीट पर आमादा हो गए। महिला सांसदों को देखिए जरा, स्पीकर जो पुरुष स्पीकर है वो बीच में फंसा है, अपनी जान बचा रहा है और देखिए महिला सांसद एक दूसरे के बाल खींच रही है। Compañeras y compañeros, por favor, les pido por favor. और आइए अब आपको अपने देश की संसद लिए चलता हूं। हमारे देश की संसद में भी घमासान था। घमासान का मुद्दा क्या था ये आपको बताऊं, उससे पहले तस्वीर देखिए। संसद के बाहर आज सांसद गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन कर रहे थे। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। दूसरी तरफ देखिए जरा, मनरेगा को लेकर यह विरोध प्रदर्शन हो रहा था। उसमें जो
उसको लेकर जो बिल आ रहा था, जो तब्दीली हो रही थी, लेकिन आज उसका बिल संसद में पास हो गया ध्वनि मत से। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्तापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरस्तापित करता हूं। सभा की जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अब देखिए जरा, मनरेगा जो 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है, उसको लेकर जो बिल आया उसमें क्या तब्दीली हुई। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल पेश हुआ। पहला तो इसका नाम बदल दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून खत्म होगा। नए बिल में काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर अब कर दी गई है 125, और इसका मकसद विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर गांवों का विकास करना। मनरेगा में 15 दिनों में मजदूरी भुगतान का अब तक प्रावधान था कि काम करेंगे उसके 15 दिनों में पैसा मिलेगा। नए कानून में हर हफ्ते मजदूरी भुगतान का प्रावधान है। मनरेगा में पहले खर्च सिर्फ केंद्र सरकार उठाती थी, अब क्या हुआ, 10 से 40% तक राज्यों को वहन करना होगा, यानी राज्यों को देना होगा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को 10% खर्च करना होगा, 90% केंद्र सरकार देगी। बाकी पैसा यहां केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। वहीं राज्यों को 40% तक फंड खुद देना पड़ेगा, और उन्हें बुआई कटाई के समय 60 दिनों तक रोजगार नहीं मिलेगा, ताकि उस वक्त खेती के लिए मजदूर उपलब्ध हो सके। मनरेगा के तहत मांग के मुताबिक हर राज्य को आवंटन होता था। नए कानून के तहत एक तय राशि दिए जाने का प्रावधान है। अगर आवंटित किए गए पैसों से ज्यादा खर्च होता है तो इसका सारा बोझ राज्य सरकार पर आ जाएगा। मजदूरी दरें केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग तय करेंगी। 2005 में यूपीए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। शुरुआत में इस योजना का नाम नरेगा था। 2009 में यूपीए सरकार ने इसमें बदलाव किया और इस योजना के नाम के आगे महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया। गांव में गरीबी कम करना, मजदूरी दूर करना इसका लक्ष्य था, और यह दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना थी। मंदी कोरोना काल के दौरान इसने करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाया, और लोकसभा ने ध्वनि मत से इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब देखिए जरा, लोकसभा में प्रियंका गांधी और शिवराज सिंह चौहान क्या कहते हैं। बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए, और कोई विधेयक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। धन्यवाद। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे, और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापूजी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज की स्थापना मतलब दैहिक भौतिकता का राम राज काहू नहीं व्यापा। हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले, उसकी गरिमा को सम्मान हो। दिव्यांग, बुजुर्ग और महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, उनको और प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके लिए ये बिल लेके आए हैं। अब देखिए जरा, अब एक घमासान ये है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को मनरेगा में राम जी का नाम लगाने से परेशानी है। सियासतदान क्या कह रहे हैं बाकी। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी को 2 चीजों से पक्की नफरत है, महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से। यह नया बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है। बिल का गांव की गलियों से संसद तक विरोध करेंगे। अरुण गोविल कह रहे हैं विपक्ष ने हमेशा राम के नाम का विरोध किया है। सरकार कुछ भी फैसला लेती है, विपक्ष बिना सोचे समझे उसका विरोध करने लगती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं जी राम जी बस नाम बदला गया है, इससे किसानों को कोई खास लाभ नहीं मिलने जा रहा है। शशि थरूर कह रहे हैं राम का नाम बदनाम न करो। पहले पैसा केंद्र सरकार से आता था, लेकिन अब वो कहते हैं कि 40% राज्य सरकारों को देना होगा। बहुत प्रदेशों के पास पैसे नहीं है, इसका मतलब होगा कि बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। सुनिए अब इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने की जो राजनीति कर रही है उसके खिलाफ है हम लोग। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी
जिसने देश को जगाने का काम किया, उन्हीं के नाम के खिलाफ हो गए। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनकी सोच जो सत्य अहिंसा का रास्ता था उसके खिलाफ है। जिन्होंने प्रभु राम के भक्तों पर गोली चलाई थी वो आज राम की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी का कितना सम्मान किया, उनके मूल्यों का कितना सम्मान किया। मैं तो एक ही बात कहूंगा, गांधी जी कभी परिवारवाद की बात करते थे क्या? जब इस किस्म का एक लॉ हो रहा है, हमारे नियम ले आ रहे हैं, तो इसको महात्मा गांधी का नाम हटाना भी ठीक नहीं था। और हटाने के बाद ये दो भाषा करके ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। और उसके बाद ये जी राम जी कहना, देखिए राम का नाम तो हम बहुत बहुत दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकेंगे। आप महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि राम का नाम बदनाम मत करो। How is it an insult from महात्मा गांधी जी? महात्मा जी जो है श्री राम को लेकर, जो है रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था, जिससे उन्होंने पूरे देश को जो है संगठित किया था। तो हाउ इज इट एन इंसल्ट फॉर महात्मा गांधी जी? उन्हीं के सपने को पूरा करके जो है इसे राम का नाम दिया। दिल पर अब गांधी से क्यों इतनी नफरत है इनको? नाथूराम गोडसे से मरवाए ये लोग, गांधी को पहले मारा, पूरे देश की आत्मा पर हमला है। गांधी का नाम इनके जुबान पर ये गोडसे, मैं तो बार बार कहता हूँ गोडसे और नफरत वाली सरकार है ये बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। हमको पहले ये था जो मोदी जी पंडित जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको राजीव गांधी का नहीं अच्छा लगता है, इंदिरा गांधी का नहीं अच्छा लगता है। हम ये भी सोचते थे, ठीक है, लेकिन गांधी को भी उनको अच्छा नहीं लगता, ये पहले बार हमारा मालूम हुआ। इस घमासान से निकलेंगे तो एक और बवाल इंतजार कर रहा है। एसआईआर में लाखों लोगों के नाम काट गए। खुद ममता बनर्जी इसके खिलाफ प्रदर्शन कर चुकी हैं सड़कों पर। अब देखिए जरा बंगाल में कितने लोगों के नाम काटे गए। आपको बताऊं, सबसे पहले एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुआ और इस लिस्ट में 58 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए और 24 लाख से ज्यादा मृत लोगों के नाम हटाए गए। 19 लाख से ज्यादा वोटर जरूरी और दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए। 12 लाख से ज्यादा वोटर गायब मिले। ये बंगाल की बात कर रहा हूं। 1,38,328 डुप्लीकेट या फर्जी वोटर मिले। कई मतदाता अपने दर्ज पते पर ही नहीं मिले हैं और कुछ स्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट हो गए। कुछ लोगों के नाम एक से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र में मिले। एसआईआर का दूसरा चरण फरवरी 2026 तक चलेगा। अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी हो। अब देखिए राजस्थान में क्या हुआ। एसआईआर के बाद राजस्थान का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुआ। इसके तहत 41,84,000 वोटर के नाम हट गए। 24,80,000 लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। इनमें से 8,75,000 लोगों की मौत हो जाने से नाम कट गए। 4,57,000 लोग लापता मिले हैं और 3,44,000 फर्जी या डुप्लीकेट वोटरों के नाम काट दिए गए। राजस्थान में जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई उन्हें 15 जनवरी तक नोटिस दिया जाएगा। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। जब ये महाराष्ट्र जब ये जीत जाते हैं हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, तब तो ये कभी नहीं कहते कि हमारा वोट चोरी हुआ। ये अपनी हार को स्वीकार नहीं रहे हैं, थेथरोलॉजी कर रहे हैं। यही कारण है कि वोट चोरी बोल रहे हैं। और जब इनको लगा कि आज ये पूरी जो सरकारी तंत्र है उसको जबरदस्ती रात भर काम करा कि 12 बजे 2-2 बजे जगा कर काम किया, उसमें 15-16 हमारे BLOs बेचारे आज नहीं रहे दुनिया में। कोई सुसाइड कर लिया, किसी में ब्रेन हेमरेज हुआ, आत्महत्या हो गई। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से अब समझ में आ रहा है सरकार को तत्काल इस पर कार्य करे और इसका समय बढ़ाएं। कम से कम 6 महीने का समय मिले जिससे कि आम आदमी से जुड़े। आज अगर CA के फॉर्म फिलअप सटीक समय नहीं करने से जिन लोगों का नाम SIR से कट रहा है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ममता बनर्जी लेगी क्या? ममता बनर्जी को लेना पड़ेगा। आप मंच से बोल चुकी है कि किसी को कुछ नहीं होगा, मैं हूं। अब देखिए इस बीच कांग्रेस
और गांधी परिवार के लिए अच्छी खबर आई। राहुल गांधी वैसे जर्मनी में है, विदेश दौरे पर गए, जर्मनी जाने की तस्वीर है। नेशनल हेराल्ड के मामले में गांधी परिवार के लिए अच्छी खबर आई कोर्ट से। देखिए कोर्ट में क्या हुआ आज। इस मामले में बीजेपी गांधी परिवार को घेरती रही है। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली। दिल्ली की कोर्ट का ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पूछा, जब मूल अपराध ही दर्ज नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है? सीबीआई ने मूल अपराध दर्ज नहीं किया है, फिर भी ईडी ने जांच जारी रखी है। अदालत ने ईओडब्ल्यू की शिकायत से संबंधित एफआईआर की कॉपी पर फैसला सुनाया। आरोपियों को फिलहाल एफआईआर की कॉपी नहीं देने का निर्णय लिया गया और कांग्रेस के लिए यह बड़ी कानूनी राहत मानी जा रही है। इससे फिलहाल ट्रायल की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। कोर्ट ने कहा कि मामला एफआईआर नहीं बल्कि निजी आरोप से जुड़ा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको लेकर दरअसल शिकायत की थी। स्वामी ने सोनिया, राहुल और कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया था। एजेएल कंपनी की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप के मुताबिक 2000 करोड़ की संपत्ति 50 लाख रुपए में खरीद ली गई। इस मामले में सैम पेद्रोदा सहित कुछ और लोग भी आरोपी हैं और इस मामले में राहुल और सोनिया से ईडी ने पूछताछ की थी। राहुल गांधी से लगातार 5 दिन में करीब 50 घंटे पूछताछ हुई थी। सोनिया गांधी से 12 घंटे में 100 से ज्यादा सवाल हुए थे। फैसले पर कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत बताया है और वही बीजेपी ने कहा इससे खुश होने की जरूरत नहीं है। सुनिए क्या कुछ कह रही है कांग्रेस और बीजेपी। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, ये इसमें कुछ नहीं है। वो जो अब मुझे याद नहीं है कि कौन से उसमें बनती है, वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है और सत्य निकलेगा। जब केस किया गया था तब भी लग रहा था इस केस में कुछ दम नहीं है। गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश है सरकार की। उसी रूप में पूरा देश इसको देख रहा था, वही सामने सत्य सामने आया। कोर्ट कॉग्निजेंस भी नहीं ले, इसका मतलब है कि ये तथ्य विहीन केस है और आपको इससे मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से हल्ला शोर मचा के मीडिया में एक बहुत बड़ा एक बवंडर बनाकर ये चीज की जाती है। एग्जामिन नहीं करती है और एक फाइनल डिसीजन नहीं लेती है, तब तक किसी को खुश होने की बात नहीं है। राइट, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं। खास मेहमान और बहुत खास सम्मान। पीएम मोदी जॉर्डन में, जॉर्डन के किंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और ग्रैंड वेलकम हुआ उनके पैलेस में। उसके बाद देखिए किंग के सुपुत्र क्राउन प्रिंस खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गाड़ी ड्राइव की, कार लेकर पहुंचे, पीएम मोदी को गाड़ी में बिठाया और खुद कार चलाकर पीएम मोदी को म्यूजियम लेकर पहुंचे जॉर्डन के। बहुत से जानकार एक्सपर्ट इसे कार डिप्लोमेसी भी कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को बिठाया, एक बार पुतिन ने पीएम मोदी को बिठाया। ये तस्वीरें पहले सामने आई। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यहां से म्यूजियम ले गए। ये जो म्यूजियम आप जॉर्डन में देख रहे हैं, यहां बताया जाता है 13 लाख साल पहले जो जानवर थे उनके अवशेष भी यहां रखे हुए हैं। और उसके बाद अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, फिर क्राउन प्रिंस जॉर्डन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री ने नमस्कार किया, गले लगाया और पीएम मोदी यहां से इथियोपिया के लिए निकले। और इसके बाद प्रधानमंत्री इथियोपिया पहुंचे। 3 देशों के दौरे पर हैं, वहां भी उनका भव्य स्वागत किया गया। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखिए, वहां के प्रधानमंत्री
खुद गाड़ी में रिसीव करने पहुंचे। रेंज रोवर देख रहे हैं, इथियोपिया के पीएम गाड़ी चला रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगल में बैठे हैं। और उसके बाद वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। वहां मौजूद लोगों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, तो जॉर्डन की यात्रा पूरी करके प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया पहुंचे। पूर्वी अफ्रीकी देश इथियोपिया में पीएम मोदी का यह पहला दौरा है। इथियोपिया के पीएम ने एयरपोर्ट पर उन्हें खुद रिसीव किया और खुद से कार चलाकर पीएम मोदी को होटल तक ले गए। वो इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और इससे पहले जॉर्डन में पीएम मोदी को खास सम्मान दिया गया। क्राउन प्रिंस ने खुद गाड़ी चलाकर उन्हें वो म्यूजियम ले गए। पीएम ने जॉर्डन के इस ऐतिहासिक म्यूजियम का दौरा किया। जॉर्डन म्यूजियम में बताया जाता है लाखों साल पुराना इतिहास दिखता है। जॉर्डन के इस म्यूजियम में कई तरह के कीमती पत्थर मौजूद हैं और इससे पहले पीएम मोदी बिजनेस फोरम की बैठक में भी शामिल हुए। बिजनेस फोरम की बैठक में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला भी मौजूद थे। किंग अब्दुल्ला ने भारतीय अर्थव्यवस्था की जमकर तारीफ की। बोले मोदी के नेतृत्व में भारत ने जबरदस्त विकास किया। प्रधानमंत्री ने जॉर्डन के साथ 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच डिजिटल गवर्नेंस पर भी समझौता हुआ। और इसके बाद सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह मील का पत्थर हमें आने वाले कई वर्षों तक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक से हमारे संबंधों में गति और गहराई एक नया रूप धारण करेगी। हम ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पीपल टू पीपल टाइज जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाएंगे। जॉर्डन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जॉर्डन जो है इजराइल से सटा हुआ है, दूसरी तरफ इराक से सटा हुआ है, लेकिन जॉर्डन ने अपने कभी आतंकवाद को पनपने नहीं दिया। फिर देखिए जरा, ये है जॉर्डन का शाही परिवार, जॉर्डन के किंग, और ये पैगंबर मोहम्मद के वंशज कहलाते हैं और वंशज हैं। ये उनके परिवार की तस्वीर आप देख रहे हैं। शाही परिवार है जॉर्डन किंग का और शाही जिंदगी भी जीते हैं। ये जॉर्डन के किंग का शाही लाइफस्टाइल भी है, उनका पैलेस भी है। और आइए उनके बारे में आपको बताऊं क्या है खास। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जॉर्डन किंग के साथ। उनका परिवार मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और इजराइल के बीच मौजूद है। जॉर्डन के सर्वे सर्वा हैं किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन। किंग अब्दुल्ला द्वितीय को पैगंबर मोहम्मद का वंशज माना जाता है इन्हें, और माना जाता है कि किंग अब्दुल्ला पैगंबर की 41वीं पीढ़ी के। किंग अब्दुल्ला का परिवार 1400 साल से जॉर्डन पर राज कर रहा है। 1999 में 32 साल की उम्र में अब्दुल्ला द्वितीय जॉर्डन के राजा बने। अब्दुल्ला द्वितीय का नाम सबसे अमीर किंग में शुमार होता है। इन्होंने इंग्लैंड, अमेरिका में पढ़ाई की है, सेना में भी काम किया है। 2015 में आईसिस आतंकियों के सफाये के लिए खुद कमान संभाली। अब्दुल्ला की पत्नी को दुनिया की सबसे खूबसूरत क्वीन भी कहते हैं। जॉर्डन की महारानी रानिया अल यासीन फिलिस्तीनी मूल की हैं। रानिया से अब्दुल्ला को पहली नजर में प्यार हो गया था। किंग अब्दुल्ला द्वितीय को 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। अब्दुल्ला के परिवार को दुनिया के मॉडर्न परिवारों में माना जाता है। किंग अब्दुल्ला का नाम दुनिया के सबसे अमीर राजाओं में शुमार होता है। उनकी निजी संपत्ति करीब 750 मिलियन डॉलर यानी 6750 करोड़ की। अब्दुल्ला के पास 12 महल हैं, विदेशों में भी बंगले हैं, कोठियां हैं जिनका इस्तेमाल घर और ऑफिस की तरह किया जाता है। अब्दुल्ला के पास कैलिफोर्निया के मालिबू बीच पर 7 बेडरूम वाला घर भी है। उनके शाही परिवार पर सालाना 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च होता है। और किंग अब्दुल्ला के पास एक रॉयल ऑटोमोबाइल म्यूजियम भी है जिसमें 80 से ज्यादा लग्जरी कारें हैं और महंगी बाइक शुमार है। इसके अलावा किंग अब्दुल्ला के पास 3 एयरक्राफ्ट और 1 याट भी है। और किंग अब्दुल्ला को एडवेंचर गेम्स और कार रेसिंग बहुत पसंद है।
साथ ही वो एक क्वालिफाइड फ्रॉगमैन यानी पेशेवर सैन्य गोताखोर भी हैं। यह है उनकी खासियत। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं जॉर्डन किंग। The great leadership of Prime Minister Modi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शानदार नेतृत्व में भारत जबरदस्त विकास कर रहा है। हम अपनी आर्थिक साझेदारी को और ज्यादा ऊंचाई पर ले जाने के लिए आप सभी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। आज की बातचीत दोनों देशों के लिए हमारी साझा आर्थिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों में विस्तार के अवसरों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। दो और खिलाड़ी मैं आपको दिखाऊं, एक यूपी के मेरठ से और दूसरा खिलाड़ी जम्मू कश्मीर से। उनके परिवारों की तस्वीर दिखाऊं। जब ये उनके सुपुत्र करोड़ों में बिके तो परिवार इमोशनल हो गए। ये बारामूला की तस्वीर आप देख रहे हैं। बारामूला का खिलाड़ी जिसके परिवार में खुशी के आंसू हैं। आकिब नबी के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, मेरठ से जो खिलाड़ी बिका उसके परिवार की तस्वीर। पिताजी देखिए क्या पूछ रहे हैं प्रशांत से। बात की जाए यहाँ चीजें तो आराम से निकलते हैं। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है हमारा। ये ख्वाब तो हम 10 साल से देख रहे हैं कि वो कब आईपीएल में जाए, और हम ये चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल टीम में अब चला जाए। वो हमारी ख्वाहिश है। बढ़िया रेट लाग तिवारी। चलो फिर बात की जाए यहाँ भैया तिवारी ताल का मचा दे पूरा, एकदम चेहरा गदगद होगा पूरा। हर हर महादेव। तो परिवार में खुशी का माहौल है जो लाजमी भी है। आज की एक और बड़ी खबर है। 1 करोड़ के लिए खुद की मौत का ड्रामा किया। 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराया। जरूरत थी इनको पैसे की। इनका नाम है गणेश चौहान। तो चौहान साहब को पैसे चाहिए थे। जुगाड़ कैसे हो पैसों का, तो उन्होंने एक तरकीब खोजी। अगली तस्वीर देखिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने पहले एक शख्स की हत्या की, क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा लेना है तो फिर जब आदमी की मौत होगी तो पैसा मिलेगा। तो इन्होंने दूसरे आदमी को मार दिया। अगली तस्वीर देखिए। मारने के बाद इस गाड़ी में रखकर उसे आग लगाकर जला दिया, जिससे पता चले इंश्योरेंस कंपनी को कि गणेश की ही मौत हो गई है गाड़ी में जलकर, और 1 करोड़ रुपया दिया जा सके। और जिस शख्स को जलाकर मारा है उसका शव आप देख रहे हैं पॉलिथीन में। पुलिस ने रिकवर किया है। अब देखिए जरा कैसे पकड़े गए गणेश, जिन्हें अंदाजा नहीं था कि वो शिकंजे में आ जाएंगे। 1 करोड़ के लिए मौत का ड्रामा। 15 दिसंबर को लातूर में कार में जलकर एक शख्स की मौत हुई। पुलिस ने छानबीन की तो पता यह चला कि कार गणेश चौहान की है। शुरुआती जांच में माना गया कि गणेश की जलकर मौत हो गई है, क्योंकि वो घर नहीं लौटा था और उसका फोन भी बंद था। लेकिन असल में गणेश ने अपनी मौत का ड्रामा किया था। वो बैंक रिकवरी एजेंट है और उसने 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया। इसी इंश्योरेंस के पैसे के लिए उसने मौत का नाटक किया। आरोपी ने अपनी कार से जाते वक्त एक शख्स को लिफ्ट दी, फिर उसे रास्ते में चिकन खिलाया और शराब पिलाई, और नशे में धुत व्यक्ति को ड्राइविंग सीट पर बांधकर जला दिया। किसी को शक ना हो इसलिए अपना सामान वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन पुलिस की जांच में पता यह चला कि गणेश का फोन तो ऑन है। आरोपी मर चुका है तो फोन ऑन कैसे? आरोपी अपने दूसरे फोन नंबर से गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहा था। इसके बाद लोकेशन ट्रैक करने पर वो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में मिला है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 97 लाख का कर्ज लिया हुआ था। उसे लगा कि मौत का नाटक करने से 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे और उसके ऊपर से सारे कर्ज और देनदारियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन अब वो मर्डर के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। सोचिए जरा, कर्जा चुकाना था और हत्यारे बन गए। पुलिस क्या कह रही है? गणेश चौहान ने गोविंद यादव नामक एक राह चलते इसम को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देके उसको वहां पे
उसके गाड़ी में बिठा के उसको जलाकर उसका खून किया है। ये पता चलने के बाद आज औसा पुलिस स्टेशन में गणेश चौहान के खिलाफ खून करने का या केस दर्ज हो चुका है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक।